क्लास 12, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज फिर से बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। देखो कुछ वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, ऑलमोस्ट 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट जाकर के देख लो। उसके बाद आज के वीडियो में जो मुझे टॉपिक्स कवर करना है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि एक चैप्टर में मेन जो है हमने 3 टॉपिक्स कवर करना है। सबसे पहला साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, जो मैंने पहले वीडियो में ही कवर कर रखा है। उसके बाद सेकंड में था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योर्ड, वो सेकंड और थर्ड वीडियो में कवर किया। और आज जो कवर करना है वो साइंटिफिक टेक्निक्स गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो आप यहाँ पे समझो 2 टेक्निक्स मैंने आज के वीडियो में कवर किया है। बाकी के 3 टेक्निक्स जो है एफ.डब्ल्यू. टेलर के साइंटिफिक टेक्निक, वो मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। देखो साइंटिफिक टेक्निक्स का मतलब क्या होता है कि जनरली यहाँ पे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंस को यूज करते हुए कुछ टेक्निक्स दिया, जिन्होंने बोला कि अगर आप अपने बिजनेस पे इन सारे टेक्निक्स को अप्लाई करते हो तो आपका बिजनेस बस इतना ग्रोथ होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये साइंटिफिक टेक्निक्स एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा जो दिया गया, उसमें जो सबसे पहला टेक्निक्स है, देखो सबसे पहला टेक्निक्स क्या है, फंक्शनल फोरेंसिक। अब फंक्शनल फोरेंसिक क्या है, सबसे पहले वो समझो। देखो फंक्शनल फोरेंसिक में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा कि जो वर्कर है, वर्कर के ऊपर हमने प्लानिंग का कोई बर्डन नहीं देना है। वर्कर को बस अपना प्रोडक्शंस का काम करने दो। क्योंकि देखो कोई भी पर्सन किसी एक ही फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है, एक ही फील्ड में परफेक्ट हो सकता है, वो सारे फील्ड में परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो अगर वर्कर के ऊपर हमने प्लानिंग का भी बर्डन दे दिया और प्रोडक्शन का भी बर्डन दे दिया, तो फिर वर्कर अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसका एफिशिएंसी लेवल बढ़ नहीं पाएगा। तो वर्कर के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं देना है। इसके लिए एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या किया, इन्होंने बोला कि जो हमारा फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दूंगा। एक मैं बनाऊंगा प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक मैं बनाऊंगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये 2 डिपार्टमेंट में बांटूंगा। वर्कर के ऊपर हमने कोई बर्डन नहीं देना है, वर्कर को अपना काम करने दो, ताकि उनका एफिशिएंसी बढ़ेगा, एज वेल एज उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और हमारे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। तो देखो इन्होंने क्या बोला कि इन वर्कर के ऊपर हमने 8 बॉस लगाने हैं। वर्कर के ऊपर 8 बॉसेस को लगाओ और ये 8 बॉसेस क्या करेंगे, वर्कर को एक अच्छा गाइडलाइन देंगे ताकि वर्कर अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। तो इसमें देखो प्लानिंग डिपार्टमेंट के साथ 4 बॉसेस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ 4 बॉसेस। अब मैं इधर से स्टार्ट करता हूं कि ये सारे बॉसेस वर्कर को किस टाइप का गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। देखो सबसे पहला जो है वो टाइम एंड कॉस्ट कलर। अब टाइम एंड कॉस्ट कलर क्या बताएगा कि कोई भी काम कितने समय में पूरा हो जाना चाहिए और कितना कॉस्ट आना चाहिए, कितना खर्चा लगना चाहिए, ये बताने का काम करेगा टाइम एंड कॉस्ट कलर। यानी वर्कर को जो काम करना है वो कितने समय में पूरा करना है और उस पर कितना खर्चा आना चाहिए, ये बताएगा टाइम एंड कॉस्ट कलर। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर। अब इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर क्या है, ये आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस देगा। ये जितने भी वर्कर हैं उनको जनरल इंस्ट्रक्शंस देगा कि जनरली किस तरह का रॉ मटेरियल यूज करना है, कहां से रिसोर्सेज यूज करना है, क्या रिसोर्सेज यूज करना है, यानी जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने का काम देगा वर्कर्स को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रूट कलर। अब देखो ये रूट कलर क्या बताएगा, रूट कलर सीक्वेंस बताता है। ये रूट कलर जो है ये सीक्वेंस बताने का काम करता है कि जनरली जो वर्कर काम कर रहे हैं वो किस सीक्वेंस में काम करें ताकि इस टाइम पे वो काम पूरा हो जाए। यानी कौन सा काम पहले करना है, देन कौन सा, फिर देन कौन सा, ऐसे करके ये रूट कलर जो है सीक्वेंस बताने का काम करता है वर्कर को। और लास्ट है हमारा डिसिप्लिनरियन। डिसिप्लिनरियन का मतलब वैसे बॉस जो जनरली वर्कर के काम को ये चेक करते रहते हैं कि इन सारे लोगों के द्वारा जो वर्कर को गाइडलाइन दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्कर डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए काम कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है। यानी वर्कर जो भी काम कर रहा है उस पर डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक करने का काम किसका होता है, डिसिप्लिनरियन का। तो ये 4 बॉसेस प्लानिंग डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं जो वर्कर को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। अब मैं इधर आ जाता हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ भी 4 बॉसेस हैं। सबसे पहला बॉस कौन सा, स्पीड बॉस। तो स्पीड बॉस जो होता है इनके द्वारा किए गए काम का स्पीड चेक करता है। वो टाइम टू टाइम ये चेक करते रहता है कि जिस स्पीड से ये काम कर रहे हैं उस स्पीड से काम करते हुए इस दिए गए टाइम पे अपने काम को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंस्पेक्टर, या इसको कहीं कहीं इंस्ट्रक्टर भी बोला जाता है। अब इंस्ट्रक्टर क्या करता है कि वर्कर के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है
उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स बनाया जा रहा है वो प्रोडक्ट्स का वो क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सारे चीजों को यानी क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक करने का काम किसका होता है? इंस्पेक्टर का। उसके बाद होता है नेक्स्ट रिपेयर बॉस। अब रिपेयर बॉस में क्या होता है? रिपेयर बॉस क्या करते हैं कि जनरली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मशीन काम कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी टूल्स काम कर रहे हैं, वो टाइम टू टाइम को रिपेयर का भी रिक्वायरमेंट होगा। तो किस समय किस मशीन का किस टूल्स का रिपेयर का रिक्वायरमेंट है, ये टाइम टू टाइम चेक करने का काम रिपेयर बॉस का होता है। वो टाइम टू टाइम चेक करते रहता है कि कहीं कोई मशीन खराब ना हो जाए, क्योंकि अगर एक बार मशीन खराब हुआ प्रोडक्शन रुक जाएगा तो काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो प्रोडक्शन का काम नहीं रुकना चाहिए, उसके लिए टाइम टू टाइम हर एक मशीन को हर एक टूल्स को चेक करते रहते हैं और जिसका रिपेयरिंग का रिक्वायरमेंट होता है उसका रिपेयरिंग भी करवाते रहते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा गैंग बॉस। अब गैंग बॉस क्या होता है? इन सारी चीजों को करने के लिए, इन सारी ही प्रोडक्शंस को करने के लिए कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट होता है। तो उस रिसोर्सेज को अरेंज करना ये सबका सब गैंग बॉस का काम है। जैसे रॉ मटेरियल या फिर फाइनेंस या फिर कुछ और मेन पावर, इन सब रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली अरेंज करने का काम किसका होता है? गैंग बॉस का। तो ये जब 8 लोग मिलकर के वर्कर को गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे तो वर्कर तो काम अच्छे से करेगा ही, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, एवरेज हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा। तो ये है हमारा पहला टेक्निक जो कि एप्टू टेलर के द्वारा दिया गया, फंक्शनल फोरमैनशिप। अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट टेक्निक्स की ओर। जो नेक्स्ट टेक्निक्स हमारा है वो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंपलीफिकेशन ऑफ वर्क, यानी कि काम में दो चीजों को मेंटेन करना है। हर एक काम में इनका कहना है कि किसी भी वर्क में किसी भी काम में दो चीजों को मेंटेन करो, एक स्टैंडर्डाइजेशन और दूसरा सिंपलीफिकेशन। अब ये स्टैंडर्डाइजेशन और सिंपलीफिकेशन कैसे मेंटेन होगा पहले आप वो समझो। देखो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, इस पहला पॉइंट में मैंने स्टैंडर्डाइजेशन को मेंशन किया है और दूसरा पॉइंट में मैंने सिंपलीफिकेशन को मेंशन किया है। अब यहाँ पे समझो सबसे पहला स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, उसके बाद मैं आ जाऊंगा सिंपलीफिकेशन ऑफ वर्क पे। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है मेंटेनिंग स्टैंडर्ड एट एवरी लेवल ऑफ ऑपरेशन, कि जितने भी लेवल ऑफ ऑपरेशन है ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक लेवल ऑफ ऑपरेशन पे एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड मेंटेन होने से क्या मतलब है? क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं, क्वालिटी स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना ही करना है। क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ साथ स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड टाइप, स्टैंडर्ड वेट भी मेंटेन होना चाहिए। यानी कि हर एक प्रोडक्ट्स में उसका एक क्वालिटी तो मेंटेन करना ही करना है, साथ ही साथ उसका एक स्टैंडर्ड साइज भी मेंटेन होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड साइज से क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं स्लीपर का, तो स्लीपर में एक स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो 7 नंबर से लेकर के 10 या 6 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक होता है। अब उसके बाद उससे ऊपर का जो साइज होता है वो एक स्टैंडर्ड साइज नहीं है, उसको मैक्सिमम लोग यूज नहीं करते। मैक्सिमम लोग जो यूज करते हैं वो साइज स्टैंडर्ड साइज 6 to 10। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो 12 नंबर का स्लीपर यूज करते हैं, 12 नंबर का शूज यूज करते हैं, तो वो हमारा स्टैंडर्ड साइज नहीं है। तो एक स्टैंडर्ड साइज मेंटेन करें जो मैक्सिमम लोग यूज कर सकें। एक स्टैंडर्ड टाइप, एक स्टैंडर्ड वेट। वेट का मतलब कि स्लीपर बना तो रहे हैं लेकिन इतना हेवी बना दिया, 5 kg का स्लीपर बना दिया, कौन पैर में पहन के चलेगा? तो एक स्टैंडर्ड वेट भी मेंटेन होना चाहिए कि लाइट वेट में हमारा प्रोडक्ट है, भाई कोई भी यूज कर सकता है। तो स्टैंडर्ड क्वालिटी के साथ साथ स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड टाइप और स्टैंडर्ड वेट भी मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है फॉर सेटिंग अप स्टैंडर्ड मैनेजर मस्ट यूज वर्क स्टडी टेक्निक, यानी हर एक प्रोडक्ट्स में स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए मैनेजर को वर्क स्टडी टेक्निक यूज करना चाहिए। अब वर्क स्टडी टेक्निक क्या है? इसका जस्ट आगे वाला जो टेक्निक्स है वर्क स्टडी टेक्निक है, जो कि मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट ये तो स्टैंडर्डाइजेशन हो गया कि हर एक वर्क में मुझे स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करके रखना होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? सिंपलीफिकेशन ऑफ वर्क। अब वर्क को सिंपलीफाई भी करना है। सिंपलीफाई कैसे होगा? एलिमिनेट अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, साइज एंड टाइप, कि जितने भी अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट है, साइज एंड टाइप है, उनको आप एलिमिनेट कर दो, उनको हटा दो। जैसे अगर मैंने एग्जांपल या शूज का या स्लीपर का, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 12 नंबर का शूज यूज करते हैं, लेकिन ऐसे रेयर लोग हैं जो 12 नंबर का शूज यूज करते हैं, स्लीपर यूज करते हैं। तो उस केस में ये हमारा कभी-कभी सेल होने वाला प्रोडक्ट है कि साल में एक बार सेल हो जाता है। तो उस केस में जो अननेसेसरी साइज है ये 12 नंबर का, इसको आप एलिमिनेट करो, क्योंकि अगर आप उस 12 नंबर के साइज के स्लीपर बनाने के लिए अपना पूरा एफर्ट, अपना पूरा कैपिटल लगा दोगे तो फिर बाकी साइज आप स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो जितने भी अननेसेसरी साइज और टाइप है उनको आप बिल्कुल हटा दो, उनको
उनको यहाँ पे रखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा मेन है इसका मैक्सिमम डिमांड है, जैसे 6 से 10 नंबर का जो साइज का शूज और स्लीपर आता है उसका मैक्सिमम डिमांड है, तो मैं अपना पूरा एफर्ट उस पर लगाऊंगा, अपना पूरा कैपिटल उस पर लगाऊंगा, ताकि जो डिमांडेबल है वो सेल होगा, प्रॉफिट ज्यादा देगा। तो सिंपलीफिकेशन वर्क में अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइज और टाइप को एलिमिनेट कर दो, इससे हमारे वर्क में स्टैंडर्डाइजेशन और सिंपलीफिकेशन दोनों ही मेंटेन हो जाएगा। आई होप कि ये दोनों ही टेक्निक्स जो एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा दिए गए ये समझ में आया होगा। अब इसके बाकी के जो 3 टेक्निक्स हैं एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा दिए गए हैं, वो 3 टेक्निक्स मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको कल मिल जाएगा। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। इसके बाद अगर किसी भी तरह का इसमें डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आ जाओ, मैसेज करो, वहां पे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आप अपने वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहो, साथ में फीडबैक भी देते रहो यार, फीडबैक भी देते रहो, ताकि हम लोग भी प्रमोशन मिलते हैं, हम लोग को भी प्रमोट होता रहे, भाई चलो कुछ तो फीडबैक आ रहा है, हम लोग को भी एक एप्रिसिएशन मिलता है कि नहीं कुछ फीडबैक आ रहा है, तो चलो भाई हम और मेहनत करने को तैयार हो। तो आप ये सब करते रहो। तो इसको देखो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कल आपको 3 टेक्निक्स बता करके बाकी टॉपिक्स पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।